हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर तक हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के नियर अबाउट सारे केसेस हमने कवर कर लिए थे। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टॉपिक की जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बल्कि क्लास 12th अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर्स की जो प्ले लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिविजुअली और सिस्टमैटिकली दी हुई है। जो भी चैप्टर आप देखना चाहें तो उसके अंदर से देख सकते हैं। ओके फाइन। अब आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म के एक पार्टनर जब फर्म से रिटायर होता है तो बेसिकली क्या क्या एडजस्टमेंट्स उसके अंदर होंगे। तो अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि हमारा टॉपिक है, टॉपिक का हमारा नाम है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, फर्म से कोई पार्टनर का रिटायर हो जाना। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है या हम कहें कि हमारा इनिशियल लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का बेसिक कंसेप्ट और उसके लीगल एस्पेक्ट समझेंगे। ये लीगल एस्पेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और इंडिया में पार्टनरशिप जो होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में गवर्न होती है। तो यहाँ पर जितने भी मेजर केसेस होते हैं पार्टनरशिप फर्म के साथ, जो इंसिडेंट्स हो सकते हैं, वो सब लॉ के अंदर और उस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कवर किए। फाइन। तो हम सबसे पहले इसका एक बेसिक कंसेप्ट में एक ओवरव्यू के बारे में देखें कि इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है। देखिए लेट्स सपोज कि एक फर्म है जिसमें ऑलरेडी 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी एंड डी, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4-3-2 and 1। 4-3-2-1 का रेशियो इनका था। अब किसी रीजन से बी ने कहा कि भाई मैं फर्म छोड़ करके जा रहा हूं। अगर बी फर्म से चला जाता है, मींस ये बहुत साल से, पिछले लास्ट 10-12 ईयर से फर्म चल रही थी और अब बी फर्म छोड़कर जाना चाहता है, तो बी के फर्म से जाने के बाद क्या होगा? बी के फर्म से जाने के बाद ए, सी और डी बचेंगे, जो चाहे तो अपनी फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फर्म के एग्जिस्टेंस के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, और यहां पर तो अब भी कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स, तो ये फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग ये कि इस केस में फर्म तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन पार्टनर फर्म से चला जाएगा। ओके, इसे भी हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको प्रीवियस हर चैप्टर से पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट बार बार क्लियर किया है। फ्रॉम चेंज इन पीएसआर टॉपिक टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब होता है? जब उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ ना कुछ ऑल्टरेशंस और कुछ अमेंडमेंट्स एक्चुअली होंगे। ओके, यहां पर भी जो पुरानी डीड बनी हुई थी वो बिटवीन ए बी सी एंड डी थी। अब ए बी सी एंड डी में से बी चला गया, तो बी के जाने के बाद इनको अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड को रीड्राफ्ट करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ए, सी एंड डी। ठीक, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 भी रह गया, तो पहले ये था 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। मींस ये 10 में से 4 शेयर लेता था और अब ये 7 में से 4 शेयर लेगा, ये 7 में से 2 शेयर लेगा और ये 7 में से 1 शेयर लेगा। मींस इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है मींस फर्म का क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा केस था रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में फर्म एग्जिस्ट करती है और पार्टनर फर्म को छोड़ करके चला जाता है, और उस केस में जो पार्टनरशिप डीड है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी रीड्राफ्टिंग होती है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के सारे क्लॉजेस को कैंसिल करेंगे और जो न्यू पार्टनर्स के बीच के क्लॉजेस है उनको क्या करेंगे? ये लोग क्रिएट करेंगे, और उसमें अगर कुछ चेंज करना हो तो वो लोग चेंज भी अल्टीमेटली कर सकते हैं। ओके फाइन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि पार्टनर फर्म से रिटायर किन सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है? ओके, तो सबसे पहला इसके अंदर होता है एज पर द एग्रीमेंट। एज पर द एग्रीमेंट का मीनिंग होगा कि भाई जब वो एंटर हुआ था या जब इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी उसी टाइम बेसिकली एग्रीमेंट हो गया था, या उसके बाद कोई एग्रीमेंट हो गया था कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बी विल रिटायर फ्रॉम द फर्म। बी बोलकर आया था कि मैं इतने इतने पीरियड के बाद में फर्म से चला जाऊंगा। ओके, लेट्स सपोज ए बी सी ए सी और डी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे और बी को उसका अच्छा एक्सपीरियंस था, बट बी के पास फुर्सत नहीं, तो उसने कहा कि भाई ठीक है मैं फर्म में आपका बिजनेस सेटअप करा देता हूँ और उसके बाद में मैं 5 इयर्स के बाद या 10 इयर्स के बाद फर्म से रिटायर हो जाऊंगा। मैं अब इसको संभाल नहीं सकता, मेरा ऑलरेडी अपना एक बड़ा बिजनेस है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी फर्म के साथ में आपके बिजनेस में आपको कंटिन्यू करूं उसमें। ठीक है, तो ये पहले से ही उनके एग्रीमेंट के अंदर था कि आफ्टर 5 इयर्स पीरियड या एक स्पेसिफिक डेट पर कि बंदा 31 मार्च 2022 को ये बंदा क्या होगा? फर्म छोड़ करके चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एज पर द एग्रीमेंट।
ये एग्रीमेंट के हिसाब से बंदा जब चाहेगा फॉर्म छोड़कर चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिटायरमेंट एज पर द एग्रीमेंट। ये प्री डिटरमिन्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, बंदा फॉर्म छोड़ करके जा रहा है। ठीक, तो फर्स्ट केस क्या था, एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। फिर सेकंड होता है बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट रिटायरिंग पार्टनर। एक्सेप्ट रिटायरिंग पार्टनर का मीनिंग होगा कि भाई ए, बी, सी और डी है। अब बी के कुछ ऐसे न्यूसेंस होंगे या कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे कि फर्म के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, या उन बी की ए, सी और डी के साथ नहीं बदल रही है, वॉट एवर द रीजन इज, अब हम उसके अंदर नहीं पढ़ रहे कि भाई क्या रीजन है उसके पीछे। तो बी को छोड़कर, अब बी को बाहर करना है, तो उसके अलावा जो सारे पार्टनर्स हैं ए, सी एंड डी, ये तीनों पार्टनर्स इस बात के लिए एग्री हों कि बी फॉर्म से रिटायर हो जाए, और तो उस केस में भी बी फॉर्म से क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अगर 10 पार्टनर्स हैं और अगर एक को रिटायर करना है तो बाकी के 9 पार्टनर्स को इस बात पर कंसेंट देना पड़ेगी। मींस वो इस बात के लिए एग्री हों कि भाई जो लास्ट पार्टनर या जो भी पार्टनर है जो रिटायरिंग है उसको रिटायर कर दिया जाए फॉर्म से, या फॉर्म से छोड़ करके उसको निकाला जाए, या फॉर्म से वो चला जाए बेसिकली। तो सेकंड होता है बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर के अलावा जो बाकी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है जो फॉर्म में आगे भी एग्जिस्ट करेंगे, उनकी कंसेंट से भी बंदा क्या हो सकता है, फॉर्म से रिटायर हो सकता है। ओके, एंड थर्ड वन इज एज पर विल। एज पर विल का मतलब होता है कि अपनी विल से जब पार्टनरशिप फॉर्म चलती है तो कोई भी पार्टनर एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद में उस फॉर्म को छोड़ करके जा सकता है कि भाई मैं फॉर्म से 31 मार्च 2022 को रिटायर हो जाऊंगा। वो अपनी विल से फॉर्म को छोड़ करके जा सकता है। ओके, तो हमारे 3 केसेस हो गए रिटायरमेंट के। एक तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, एक सेकंड एग्रीमेंट मींस पहले से ही बना हुआ हो, कंसेंट से बचे हुए पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अलावा जो पार्टनर्स बच गए, एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, उनकी कंसेंट से, और थर्ड एज पर द विल, बंदा खुद नोटिस दे और फॉर्म से क्या हो, फॉर्म छोड़ करके चला जाए। ओके, तो ये बेसिकली हमारे 3 केसेस थे जब पार्टनर फॉर्म छोड़ करके चला जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लीगल प्रोविजंस एक्चुअली देखेंगे। देखिए, लीगल प्रोविजंस का मेरा मतलब ये है कि अगर पार्टनर फॉर्म के, अगर कोई भी फॉर्म में पार्टनर होता है, कि अगर हम कहें कि भाई ये बंदा पार्टनर है, तो पार्टनर का मीनिंग क्या होगा, ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। और ओनर ऑफ द बिजनेस के ऊपर 2 चीजों का राइट होता है। ओनर ऑफ द बिजनेस 2 चीजों का राइट रखता है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट और राइट इन द एसेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की एसेट के ऊपर भी इसका राइट होता है। ओके, बट जहां पर एसेट पर लाइबिलिटी राइट होगा, वहीं पर लाइबिलिटीज का ऑब्लिगेशन भी एक्चुअली होगा। अब होता क्या है, देखिए मैं बताता हूं। यहां पर जो केस है अपना, लाइबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर का केस है। लाइबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर के अंदर इस केस में हमारे 2 सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। ये 2 सेक्शंस हमारे एक्चुअली इसके ऊपर एप्लीकेबल है। होता यह है कि भाई जैसे अगर ये बंदा फॉर्म छोड़कर जा रहा है, अब इसको लगा कि फॉर्म के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी डेट्स हो चुके हैं, फॉर्म के ऊपर लोन हो चुका है, तो बेटर है कि मैं फॉर्म छोड़ करके चला जाऊं। इस तरह भी कभी सोच कर जा सकता है। तो उस केस में इस पार्टनर की लायबिलिटी क्या, देखिए अगर पहले ए बी सी डी थे और ए बी सी डी के टाइम पर अगर कोई लोन लिया गया, ठीक है, तो लोन के लिए फिर ए बी सी और डी चारों पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि उस टाइम बी भी इन्वॉल्व था और एज पर हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, बी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजन विच इज टेकन बिफोर हिज रिटायरमेंट। अब जब ये रिटायर हो रहा है तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। ओके, तो होता क्या है, एज पर सेक्शन 32 ये होता है लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले के जितने भी एक्ट्स होंगे उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी। जैसे मैं कहता हूं कि भाई यहां पर हमारे 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी एंड डी, इनका रेशो जो भी बन रहा है 4 3 2 1 का इनका रेशो है। बी फॉर्म से रिटायर होना चाहता है, बट बी इससे पहले तो फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, और बी फॉर्म में एग्जिस्ट करता था मींस एक्टिवली या पैसिवली वो बिजनेस के अंदर क्या करता था, पार्टिसिपेट करता था। अब उस टाइम क्या हुआ, बिजनेस के ऊपर कोई लोन से लंबे चौड़े कि किसी बैंक का बड़ा सारा लोन है, तो अब ये तो क्या होगा कि ऐसा तो क्या होगा कि फॉर्म छोड़कर चला गया तो उसके ऊपर से क्या लाइबिलिटीज हट जाएंगी क्या उसमें,
तो एक्चुअली ये लाइबिलिटी उसके ऊपर से नहीं हटती, क्योंकि ये लाइबिलिटी उस टाइम पर क्रिएट की हुई थी जिस टाइम पर ये फर्म का पार्टनर था। अब एक बड़ा लोन है, इसको लग रहा है कि भाई लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे और लग रहा है कि जहाज डूबने वाला है तो ये उससे पहले ही फर्म छोड़कर भाग जाए, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। यहां पर इसकी लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के अंदर है, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले कोई एक्ट किया गया था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके ऊपर आएगी, रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर आएगी। अनटिल एंड अनलेस वो एक एग्रीमेंट करे, कौन कौन एग्रीमेंट करेगा, जैसे यहां पर बी और किस किस से एग्रीमेंट होगा, ए, सी और डी, और वो पार्टी जिसने एक्चुअली इनको लोन दिया है, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो कि भाई मैं फर्म छोड़ करके जा रहा हूं और अब मैं आपके इस लोन को रीपे करने के लिए लायबल नहीं हूं। ठीक है, अब उनका जो भी आपस में एडजस्टमेंट हो, पार्टनर्स आपस में एडजस्टमेंट कर लें उनकी अंडरस्टैंडिंग से, तो फिर यहां पर क्या करेगा, बी एग्रीमेंट करेगा बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स एज वेल एज द पार्टीज विथ whom दैट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट इज डन, जिससे भी वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिससे भी लोन लिया गया है, या कोई क्रेडिटर है या कोई लोन प्रोवाइडर है, कोई भी है, तो इन तीनों पार्टीज के बीच में अगर एक एग्रीमेंट हो जाए और वो रिटर्न एग्रीमेंट पहले से कर ले, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो उस केस में फिर बी फॉर्म छोड़कर जा सकता है और फिर उसके ऊपर ये लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट सेक्शन 32 का कंसेप्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 32 एक्चुअली ये बोलता है कि बंदे के रिटायर होने से पहले जो भी एक्टिविटीज उसने की है, जो भी एक्ट्स किए हैं, अगर उससे कोई लाइबिलिटी फर्म पे क्रिएट होती है तो उसके लिए फिर वो बंदा भी रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, कोई भी लोन क्रिएट हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस वो क्या करे, उन पार्टीज के साथ में बैठकर और रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ में क्या करे, एक एग्रीमेंट कर ले और उस एग्रीमेंट के अंदर वो बता दे कि भाई मैं फर्म से जा रहा हूं। लेकिन ये वन साइडेड एग्रीमेंट नहीं होता, मींस सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर बोलकर और एग्रीमेंट करके चला जाए, बाकी पार्टीज एग्री हो जाएंगी, ऐसा एक्चुअली नहीं होता। उनको एक म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर एक म्यूचुअल कंसेंट होनी पड़ती है, मतलब सारे लोग उस बात के ऊपर एग्री होंगे और फिर उसके बाद वो चला जाएगा, तो फिर उस बंदे के ऊपर लाइबिलिटी एक्चुअली नहीं रहेगी। उसके बाद हमारा सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 आता है, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, दैट इज सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। ये दो सेक्शंस एक्चुअली चलते हैं। ये क्या था, बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट। कुछ लाइबिलिटीज रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर रिटायर होने के बाद भी चलती हैं। अगर उसने प्रॉपर नोटिस नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा कि अगर उस स्पेसिफिक लाइबिलिटी के बारे में उस बंदे ने प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस सर्व नहीं किया, तो उस केस में जो लाइबिलिटीज उसके रिटायर होने से पहले थी वही लाइबिलिटीज उसके रिटायर होने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी, अनटिल एंड अनलेस वो बंदा क्या करे, एक पब्लिक नोटिस किसी न्यूज़पेपर में या किसी इस टाइप की मैगजीन वगैरह के अंदर क्या करे, वो पब्लिक सर्व कर दे। तो अगर बंदे ने कोई पब्लिक नोटिस सर्व नहीं किया, जैसे पब्लिक नोटिस होता है ना, भाई कोई प्रॉपर्टी के बाइंग एंड सेलिंग से पहले जाहिर सूचना निकलती है, इसी तरह से ये क्या होती है, हमारी एक पब्लिक नोटिस होता है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पब्लिक नोटिस देकर जाएगा। अगर उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है तो फिर उसकी कोई लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसने कोई पब्लिक नोटिस सर्व नहीं किया तो वो लाइबिलिटी जो उसके रिटायर होने से पहले थी वो रिटायर होने के बाद भी रहेगी, क्योंकि उस थर्ड पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो गया। अगर थर्ड पार्टी ने कोई केस अगर सूट फाइल कर दिया और उस बंदे ने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया था, तो उस केस में ऑल पार्टनर्स, अगर लेट्स सपोज ए बी सी एंड डी चारों थे, तो ए बी सी एंड डी चारों रिस्पॉन्सिबल उसके अंदर होंगे। मींस कि अगर कोई बंदा फॉर्म छोड़ करके जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हुआ कि पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो फिर उस केस में उसके जाने के बाद ए, सी और डी ने क्या एक्ट किया, उस एक्ट के लिए, या कोई भी ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्ट हो या कुछ भी इस तरह का एक्ट हो, या लोन का रीपे नहीं कर पा रहे हैं, सीजिंग की अगर कार्रवाई हो गई, तो उस केस में फिर बी को भी रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाएगा। बट अगर उसने पब्लिक नोटिस दिया है, जैसे हम पब्लिक नोटिस प्रॉपर्टी के या दूसरे कई दफा लोग अपने नाम चेंज करने का भी पब्लिक नोटिस देते हैं, तो इस टाइप का अगर कोई पब्लिक नोटिस दिया गया तो इन दैट केस फिर बी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लाइबिलिटी और फॉर एनी एक्ट आफ्टर द रिटायरमेंट। ये है हमारा सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। ओके फाइन, तो हमारे लीगली दो सेक्शन चलते हैं, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 ये क्या बताता है, लाइबिलिटी फॉर एनी एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, और सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 बताता है लाइबिलिटी फॉर एनी एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। फाइन, तो ये हमारे इसके लीगल प्रोविजंस एक्चुअली कवर हो गए। अभी हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो हम इसके अंदर अब ये देखेंगे कि भाई रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में आगे के
टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, या मैं ऐसा कहूं कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के टाइम पर कौन कौन से मेजर एडजस्टमेंट्स पार्टनरशिप के अंदर क्रिएट होते हैं। देखिए सबसे पहला केस होगा इसके अंदर न्यू एंड, या हम उसको बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ये ऑलरेडी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मैंने अभी क्या कहा आपसे, ए बी सी और डी 4 पार्टनर से 4-3-2-1 का रेशियो था और बी फॉर्म से रिटायर हो गया, अब रेशियो बचा 4-2-1 का। तो पहले 4/10 था, अब इसका 4/7 है। 2/10 था, अब इसका 2/7 है। 1/10 था, अभी इसका 1/7 है। पहले 10 शेयर करते थे, 10 पार्ट्स उसके प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूट होते थे, उसमें से 4 मिलते थे। अब 7 में से 4 मिल रहा है, तो 7 में से 4 बड़ा अमाउंट होगा एज कंपेयर टू द 4 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग या जो हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर जिसको बोलते हैं, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर सारे या कुछ पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो हमें जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस देखा था कि भाई नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। यहां पर एक पार्टनर के रिटायर होने से जो एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। फाइन, तो हमें यहां पर न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है बहुत सारे केसेस में, और गेनिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन क्यों होता है ये मैं आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के फर्स्ट चैप्टर से बता रहा हूं, फ्रॉम द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, के जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कुछ भी चेंज आता है तो कोई पार्टनर उसमें गेनिंग हो जाता है और कोई पार्टनर उसमें सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। मींस किसी का शेयर प्रीवियस लेवल से बढ़ जाता है, किसी का शेयर प्रीवियस लेवल से कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो उस केस में जिसका शेयर बढ़ा, ठीक है, जिसका शेयर इंक्रीज हो रहा है, वो क्या करता है, उस पार्टनर को जिसका शेयर कम हुआ उसको परचेज कंसिडरेशन देता है, उसके बदले में कोई गिफ्ट देता है। गिफ्ट बोल लो आप उसको, या मैं तो उसको परचेज कंसिडरेशन वर्ड यूज करता हूं कि भाई इसका शेयर इसने ले लिया तो उस शेयर के बदले की कीमत वो उसको देगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में 5 केसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़े थे, यहाँ 5 केसेस तो नहीं है, सिंगल केस ही होता है, बट यहां पर भी हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, क्योंकि ये बंदा जो जा रहा है ये फर्म में का अपना शेयर देकर जा रहा है, ही इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड ए सी एंड डी आर द गेनिंग पार्टनर्स। तो उस केस में यहां पर ए सी और डी को गुडविल की अमाउंट देना पड़ेगी, किसको, बी को उनको गुडविल की अमाउंट पे करना पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगेन थर्ड केस इज जस्ट लाइक एडमिशन, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वही जनरल रिजर्व, वही वर्कमन्स कंपनसेशन फंड, वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पीएनएल का, या कोई लॉसेस ऑन जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जस्ट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपको पता है भाई इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनीवे जो भी है, तो एक ये होता है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। भले ही आप उनको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करें, बट करना तो है अल्टीमेटली, तो वो भी एक अपने आप में होता है। उसके बाद फोर्थ केस होगा इसमें, जैसा कि एडमिशन और पीएसआर में था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट रिस्पेक्टिवली हमें करना पड़ेगा। और ये रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट ऑलरेडी मैं आपको पीएसआर के अंदर और एट द टाइम ऑफ एडमिशन बता चुका हूं। इसमें भी एक आध छोटी मोटी वीडियो लेक्चर हम इसको बना लेंगे, बट ये ट्रीटमेंट सेम टू सेम एज इट इज इसके अंदर होता है कि भाई पार्टनर जब जा रहा है तो फॉर्म का हम पूरा का पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करें, रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी कर लें। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये सब तो हमने एडमिशन के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिए, यहां पर होता है एक कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। अब ये पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जा रहा है। अब जब फॉर्म छोड़ करके जाएगा और जब ये फॉर्म में आया होगा तो नेचुरली इसने फॉर्म में कुछ ना कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, और इतने साल में इसके बहुत सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स बने हैं, रिवैल्यूएशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इस केस में ऐसा नहीं होता कि भाई तेरी कैपिटल का अमाउंट पकड़, फिर उसके बाद रिजर्व्स का। हम क्या करते हैं, जो जाने वाला होता है ना, हमेशा जब भी हम जिसका जो भी जाता है तो हम उसका फाइनल हिसाब करते हैं। फाइनल हिसाब करते हैं मींस
हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली इस बंदे को फॉर्म से कितना लेना है या फॉर्म को इससे कितना लेना है, फॉर्म को इसको कितना देना है और फॉर्म को इससे कितना लेना है, वो कैलकुलेशन हम करते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि भाई क्या क्या देंगे, जाने वाला पार्टनर बोलेगा मैंने जो कैपिटल लगाई थी उसकी अमाउंट दो, जो मेरे रिजर्व्स हैं उसका शेयर मुझे दो, उसका शेयर दिया जाए। उसके बाद अगर कोई लॉसेस है तो लॉसेस को क्या करो, राइट ऑफ कर दो। ओल्ड गुडविल पड़ी है तो उसको राइट ऑफ कर दो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हुआ है वो दे दो, जो अभी न्यू गुडविल है वो मुझे दे दो। ये सब अमाउंट उसको पेबल है, कुछ अमाउंट उसमें से रिसीवेबल था, प्लस माइनस करके फाइनली वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द फाइनल अमाउंट विच इज पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। और फर्म के ऊपर रिटायरिंग पार्टनर को देने की नेट लायबिलिटी एक्चुअली कितनी आती है। ओके, और उसके बाद इसी में 6 पढ़ेंगे पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर के। ये अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर का मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगा। इसमें अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट होते हैं, थ्रू लोन अकाउंट, इन कैश और थ्रू पार्शियल अमाउंट इन कैश, पार्शियल थ्रू लोन, ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स इसके अंदर होते हैं। और फाइनली फिर इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर डिस्कस किया था। इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होते हैं और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। और इसमें एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस जब कैश बैलेंस को मेंटेन करने का होता है तो काफी टिपिकल होता है। एनीवे, ये मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्टरी पार्ट एक्सप्लेन किया और उसके कुछ लीगल एस्पेक्ट एक्सप्लेन किया और उसके साथ हमने कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हमें करने हैं ये सारे हमने एक्सप्लेन किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।